Hello students, I welcome you all to MSS English classes. I am Parul and I am back with another topic, that is present indefinite tense. बच्चों ये टेंस प्रेजेंट की बात अगर हम करें प्रेजेंट टेंस तो पूरा प्रेजेंट टेंस ही बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रेजेंट इंडेफिनिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 9th and 10th क्लास. क्योंकि बच्चों जो ऐसे आप ये लर्न करते हैं 9th और 10th के बच्चे, यदि आप थोड़ा सा ध्यान दें तो मोस्टली एसेज जो हैं वो आपके प्रेजेंट में ही होते हैं. जैसे माय मदर, माय फादर, माय बेस्ट फ्रेंड, माय टीचर, तो आप ज़रा ध्यान दीजिएगा कि वो मोस्टली प्रेजेंट में होते हैं. और यदि आपको प्रेजेंट टेंस नहीं आता है तो आप उसे मगअप करते हैं. तो ये टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्रामर की नॉलेज के लिए भी, और जो भी आप आगे करना चाहते हैं बिना टेंस के वो नहीं हो सकता. तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है, तो थोड़ा सा ध्यान से, और ये टेंस ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. तो यदि आप ट्रांसलेशन करना चाहते हैं तो आपको हिंदी के जो सेंटेंस है उसकी पहचान पता होनी चाहिए कि हिंदी के सेंटेंस को अगर आप देखते हैं तो उसमें पहचान कहाँ देखनी है, क्रिया के अंत में. यानी कि जो सेंटेंस आपका दिया होता है उसकी क्रिया के अंत में आप एक पहचान होती है, और वो पहचान क्या होती है, ता है, ती है, ते है. जैसे कि वह जाता है, वह खाता है, वह खेलता है, तो इस तरह से पहचान होती है. तो ये हिंदी के सेंटेंस की पहचान. और यदि इंग्लिश में आपको पहचानना है तो आपको देखना है कि सब्जेक्ट के बाद या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही होगी या सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा होगा. अब जो सब्जेक्ट होता है वो दो तरह का होता है, या तो प्लूरल होता है या सिंगुलर होता है सब्जेक्ट. हर सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो आप देखेंगे या तो आपको प्लूरल यानी कि बहुवचन मिलेगा या सिंगुलर एक वचन मिलेगा. और इस टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो कि वर्तमान अनिश्चित काल कहलाता है, कि हमें ये तो पता चलता है कि कार्य जो है वर्तमान में हो रहा है लेकिन अनिश्चित होता है. तो आपको देखना है कि यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाएंगे. अब एस या ईएस क्यों लगाते हैं कि जो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये प्लूरल होती है. जैसे यहाँ पे आई गो, तो आई प्लूरल है तो उसके अकॉर्डिंग गो आया, मैं जाता हूँ. लेकिन यहाँ पे शी गोज, तो शी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए. तो वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या लगाते हैं, उसमें एस या ईएस लगाते हैं. तो बच्चों यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा के उसे सिंगुलर बनाया जाता है. तो आप यहाँ देखते हैं ये सारी जो वर्ब्स हैं ये सब प्लूरल हैं, और इनके जो मीनिंग आप निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, गो का मीनिंग निकालेंगे जाते हैं. अब आप गो का मीन्स अगर बोलते हैं जाना तो वो गलत है, कि जितनी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उनके मीनिंग इस तरह से निकलते हैं. क्योंकि जाना तो ना लग गया तो वो तो टू गो हो गया, इन्फिनेटिव बन गया. लेकिन यहाँ पे गो इसका मीनिंग कैसे निकालेंगे, जाते हैं या फिर जाते हो या जाता हूँ. जैसे आप जाते हैं तो सब्जेक्ट अगर आप कर रहा है दे गो, वे जाते हैं. तुम जाते हो, यू गो. मैं जाता हूँ, आई गो. तो ये सारे प्लूरल निकल रहे हैं. ऐसे ही राइट लिखते हैं, वे लिखते हैं, तुम लिखते हो, मैं लिखता हूँ, वे पहुँचते हैं. तो इस तरह से आप इनका मीनिंग निकालेंगे. अब बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, मतलब आपको पता कैसे चलेगा कि एस लगाएं या ईएस लगाएं. तो आपको यहाँ पे देखना है कि जिन क्रियाओं के अंत में, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ये वर्ब्स हैं, अगर इनके एंड में ये लेटर आ रहे हैं, जैसे ओ, जैसे गो में आ रहा है ओ, ठीक है ना, या फिर आ रहा है एस एस डबल एस आ रहा है, या सी एच आ रहा है जैसे सर्च में आ रहा है, रीच में आ रहा है, ठीक है, या फिर एस एच आ रहा है, या फिर जेड आ रहा है. तो जिन क्रियाओं के अंत में ये लेटर्स आते हैं उनमें हम लगाते हैं ई एस. क्या जोड़ते हैं उनमें, ई एस. और जिनके अंत में ये नहीं आ रहे होते उनमें एस लगा देते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो गो तो ओ आ रहा है तो ई एस लगेगा. राइट में इनमें से कोई नहीं है तो इसलिए एस लगेगा. रीच में सी एच आ रहा है तो ई एस लगेगा. से में देखिए आप, इसमें से कोई नहीं आ रहा तो एस लगेगा. वॉश में एस एच आ रहा है तो ई एस लगेगा. तो इस तरह से आपको डिसाइड करना है कि हम एस लगाएं या ई एस लगाएं. जैसे आई गो, शी गोज. तो यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल आप देखेंगे, ये प्लूरल वर्ब और ये सिंगुलर वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल. आई राइट, शी राइट्स. आई रीच, शी रीचेस. आई से, शी सेज. आई वॉश, शी वॉशेस. तो इस तरह से आप डिसाइड करेंगे कि आपको क्या लगाना है. अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ हम कब करते हैं,
प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ कहाँ होता है? तो जनरल इवेंट बताने के लिए, मीन्स आप अपना रूटीन बता रहे हो कोई भी रोज का, कि सुबह से शाम तक क्या करते हो, वह स्कूल जाता है, वह ये करता है, वह खेलता है, तो ये जनरल बातें। और एक यूनिवर्सल ट्रूथ बताने के लिए, जैसे सूर्य पूरब में निकलता है, पश्चिम में छिपता है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। तो इस तरह से जो यूनिवर्सल ट्रूथ हैं वो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताते हैं। और हैबिट को बताने के लिए कि मैं सुबह रोज दौड़ती हूँ या मैं रोज सुबह वॉक करता हूँ, तो इस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। और इसमें कुछ एडवर्ब्स होती हैं जिनका यूज़ होता है, जैसे ऑलवेज, हमेशा, ये आता है, जिसे सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में लगाते हैं। ऑफन, अक्सर, अक्सर के लिए ऑफन या यूजुअली का यूज़ करते हैं। तो इनसे पहचान हो जाती है इंग्लिश में कि हाँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो है ही पहचान। फिर आप देखते हैं कि अगर आपको ट्रांसलेशन करनी है तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस को देखते हैं। हिंदी के सेंटेंस में आप देखते हैं पहचान आप जब देख लेते हैं तो आप देखते हैं कि हिंदी के सेंटेंस में सब्जेक्ट और उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद लास्ट में क्रिया होती है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है हिंदी के सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। लेकिन जब आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट और एडवर्ब यदि आ रहा है तो लगाते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट है हम, वी प्लूरल है तो रीड, ये भी प्लूरल होगी। हम इसमें एस या यस नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी ये प्लूरल है। तो वी रीड आवर बुक्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। नेक्स्ट, प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? प्रोनाउन में देखें तो आई, वी, यू, दे होते हैं। प्लस नाउन में हम एस या यस लगा के उन्हें प्लूरल बना देते हैं, जैसे बॉयज, स्टूडेंट्स, बहुत सारे लड़के, बहुत सारे विद्यार्थी। तो इस तरह से प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। और दूसरा फॉर्मूला इसमें क्या है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, और सिंगुलर बनाने के लिए उसमें एस या एस लगाते हैं। जैसे सूर्य पूरब में निकलता है। अब सूर्य पूरब में निकलता है, ये क्या है? ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इस तरह से हम इसमें लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। अब इसमें थोड़ा सा आप ध्यान देंगे इन सेंटेंसेस में, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कुत्ते भौंकते हैं, तो एक जनरल इवेंट है, हम एक जनरल बात कर रहे हैं कि सभी कुत्ते भौंकते हैं, तो द डॉग्स बार्क। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कुत्ते भौंका करते हैं, तो ये क्या दिखा रहा है? हैबिट को, कि डॉग्स की हैबिट होती है, वो भौंका करते हैं, तो इसको हम बनाएंगे डॉग्स बार्क। अब हमने यहाँ क्या डिफरेंस देखा कि हम इसमें दा नहीं लगाया, आर्टिकल नहीं लगाया। तो हम आर्टिकल नहीं लगाते तो आदत प्रकट होती है, आर्टिकल लगाते हैं तो आदत नहीं प्रकट होती, जनरल इवेंट को दिखाता है। ऐसे ही आप इसे बना सकते हैं, पक्षी उड़ते हैं और पक्षी उड़ा करते हैं, तो इस सेंटेंस को आप बना सकते हैं। नेक्स्ट में आप देखेंगे वह हमेशा सच बोलता है, तो ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। तो ऑलवेज को कहाँ यूज करना है? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, ये एडवर्ब है और इसे इस तरह से हम यूज करते हैं। नेक्स्ट में बच्चों आपको मैंने बताया था कि पहचान होती है, आप पहचान रहे हैं कि जो ता है, ता है, ती है, ते है, ये पहचान होती है। लेकिन कभी कभी आपको ध्यान देना है कि कभी कभी किसी सेंटेंस में ता है पहचान तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की है, लेकिन वो प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होता है। जैसे किसान खेत जोतता है, तो ये तो एक प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया कि वो जोतता है, हमें प्रेजेंट में सूचना मिल रही है, कब जोतता है ये तो पता नहीं, लेकिन प्रेजेंट में जोतता है। अब यहाँ पे देखिए किसान ने खेत जोता है, इट मीन्स यहाँ पे उसने खेत जो कार्य है वो फिनिश कर लिया है, वो कार्य फिनिश कर चुका है और उसे फिनिश किए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस नहीं है। तो यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, किसान खेत जोतता है तो द फार्मर प्लोज द फील्ड, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है क्योंकि इसमें कार्य अभी फिनिश हुआ है और पास्ट में हो चुका है और प्रेजेंट में उसकी सूचना दी जा रही है। तो ये कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट का। नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंस में बच्चों आपको यूज करनी होती है इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब। आपने देखा अफर्मेटिव में कहीं भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं हुआ, तो यहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज और उसमें लगाते हैं नोट। अब डू कैसा होता है? प्लूरल, और डज कैसा होता है? सिंगुलर। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो प्लूरल सब्जेक्ट है उनके साथ डू नोट आएगा, जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उनके साथ डज नोट आएगा। आई प्लूरल है तो डू नोट आया, शी जो है सिंगुलर है तो डज नोट आएगा। तो इसी तरह से आपको ट्रांसलेट करना है, वे मेरी मदद नहीं करते हैं, तो दे क्या है? प्लूरल है, तो इसलिए हम डू नोट लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इसमें एक बात ध्यान रखना है, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, एस या यस कुछ नहीं लगाना है, चाहे डू लगाओ चाहे डज लगाओ, जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ डू या डज दोनों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो वह रोज स्कूल नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल, तो गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ही के अकॉर्डिंग डज नॉट। अब आपको ध्यान देना है कि अगर नोट ना आए और नेवर कभी नहीं सेंटेंस में आ रहा कभी नहीं, वह कभी झूठ नहीं बोलता है, तो कभी नहीं के लिए लगाते हैं नेवर। अब नेवर के लिए फॉर्मूला आपको ध्यान देना है कि नेवर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। जैसे वह कभी झूठ नहीं बोलता है, तो इसमें ही नेवर। अब ही क्या है इसमें सिंगुलर, तो इसलिए टेल में क्या लगा एस, यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। नेवर जब आप यूज करेंगे तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगाएंगे, एक वचन या बहुवचन। वे लड़के कभी झूठ नहीं बोलते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वे लड़के बहुत सारे हैं, प्लूरल है, तो दोज बॉयज, इसलिए बोलने के लिए टेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्लूरल आई है। तो नेवर का यूज है, तो इसलिए वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब आप लगाएंगे नेवर के साथ। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव में आप जानते हैं इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप दो टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट टाइप में आप हिंदी में देखते हैं क्या से शुरू होते हैं, और सेकंड टाइप में क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं क्या वह खाता है, वह क्या खाता है। तो जब स्टार्टिंग में क्या आ रहा हो सेंटेंस में, तो हम उसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, डू या डज। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, और इसमें आपको क्या करना है, नॉट अगर आ रहा है तो सब्जेक्ट के बाद रखना है। एक साथ डू नॉट या डज नॉट नेगेटिव की तरह इसमें यूज नहीं करेंगे। जैसे क्या वह सच बोलता है, तो क्या के लिए हम डू या डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। सब्जेक्ट देख लेंगे अपना कि सब्जेक्ट एक वचन है या बहुवचन, उसी के अकॉर्डिंग डू या डज का यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम डू का यूज करेंगे, तो इसमें ध्यान देना है। और नॉट सब्जेक्ट के बाद आएगा, एक साथ आपको यूज नहीं करना है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आप स्टार्टिंग में इस तरह से यूज नहीं करेंगे, वो अलग तरह के सेंटेंस होते हैं। अब इसमें आपको सेकंड टाइप बनाना है, तो आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले को ही, अगर आप ये फॉर्मूला अच्छे से जानते हैं तो बस क्वेश्चन वर्ड बढ़ाना है, इसके आगे क्वेश्चन वर्ड लगा दो, पूरा सेकंड टाइप बन जाएगा। जैसे यहाँ पे वह सच क्यों नहीं बोलता है, तो क्यों बीच में आया, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले रखोगे वाई, फिर आप डज ही नॉट स्पीक द ट्रूथ। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, अगर आए सेंटेंस में कितनी या कितना, तो कितना या कितनी के लिए हम क्या लगाते हैं, हाउ मैनी या हाउ मच। अब हाउ मैनी कहाँ लगता है, हाउ मैनी के साथ नाउन आता है, हाउ मच के साथ भी नाउन आता है। और हाउ मैनी कहाँ लगता है, जहां नाउन संख्या गिन सकें, जिस नाउन को संख्या के लिए, और जिस नाउन को हम गिन नहीं सकते मात्रा बता रहा उसके लिए हाउ मच। जैसे यहाँ वे कितनी पेंसिलें चाहते हैं, तो हाउ मैनी पेंसिल्स, पेंसिल्स को गिन सकते हैं तो इसलिए आया हाउ मैनी पेंसिल्स। डू दे वांट हेल्पिंग वर्ब। तुम कितना पानी पीते हो, तो पानी को काउंट नहीं कर सकते, मात्रा है, तो इसलिए आया हाउ मच। तो इसका भी ध्यान रखना है बच्चों आपको। फिर आपको हुज किसका, इसके साथ भी नाउन आता है। जैसे तुम किसकी किताब लाते हो, तो हुज बुक नाउन आया। तो इसमें ऐसा नहीं है काउंटेबल या अनकाउंटेबल, किसकी किताब, किसका पेन, तो हुज बुक नाउन आपका आएगा इसमें। और फिर डू या डज आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेना है। और ध्यान देना है हु वाले सेंटेंस में डू या डज का यूज नहीं होता है हेल्पिंग वर्ब का। हम डायरेक्ट क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस। अब इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों लगाते हैं, क्योंकि हु तुम्हें कौन पढ़ाता है। अब ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, तो स्टार्टिंग में आएगा हु। लेकिन ये क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ बच्चों ये सब्जेक्ट भी होता है। अब ये दो क्वालिटी रखता है, एक तो क्वेश्चन वर्ड है, दूसरा ये सब्जेक्ट है। अब ये क्वेश्चन वर्ड है तो स्टार्टिंग में आया, लेकिन ये सब्जेक्ट है तो इसलिए यहाँ डू डज नहीं आएगा। सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और यदि ये एक वचन है तो ऐसे ही ऐसा आता है, जैसे तुम्हें कौन पढ़ाता है, तो यहाँ पे ये हु सब्जेक्ट के रूप में एक वचन है तो इसलिए टीच में ईएस लगा। तुम्हें कौन पढ़ाते हैं, तो ये प्लूरल को दिखा रहा है, तो हु यहाँ प्लूरल है तो इसलिए लगेगा हु टीच यू। अब हु मैंने यहाँ पे लिखा हु सब्जेक्ट, और हु का ऑब्जेक्ट होता है हुम, और हु का पजेसिव केस होता है। पजेसिव केस मतलब निजवाचक, हुज किसकी किताब, किसका पेन, और हुम अगर आएगा तो उसमें डू या डज लगेगा, तुम किसे पढ़ाते हो, हुम डू यू टीच। तो इस तरह से बच्चों सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।